हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज राजस्थान बोर्ड ने अपना विज्ञान का 10वीं क्लास का पेपर लिया है। ठीक है। और उस पेपर को वैसे ओवरऑल अगर अपन देखें तो बहुत इजी पेपर है और बहुत सारे बच्चों से हमारी बात भी हुई है। सबका लगभग बढ़िया पेपर रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि ये पेपर जो यहाँ भी आपको दिख रहा है स्लाइड पर, और ये पेपर जो मेरे हाथ में है और इसके साथ हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर हैं जो निशान के हमने 4 पेपर लिए थे, S1, S2, S3 और साथ में जो है मेजर पेपर। तो इनमें से लगभग 80-85% पेपर मिला है। और दूसरी बात, हमारी जो निशान की बुकलेट होती है, ये बुकलेट बहुत पब्लिसिटी वाली बुकलेट है और इस बुकलेट में आप पृष्ठ संख्या 35-36 पर देख लीजिए। इसमें से 35-36 पृष्ठ संख्या पर जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़े भी हैं, ऑप्शन वाले भी हैं, रिक्त स्थान वाले भी हैं, वो सारी चीज इसके अंदर से उस पेपर के अंदर मौजूद है। ये बुकलेट निशान का देखो मेरे हाथ में जो है। कहने का मतलब ये है कि निशान नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं है और लगभग सारे बच्चे बढ़िया पेपर करके आए हैं। अभी तक अपने 12वीं क्लास के जितने पेपर हो चुके हैं, जैसे फिजिक्स का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, आरबीएससी में, सीबीएसई में भी कुछ पेपर हो चुके हैं। उसी प्रकार से जैसे 10th में भी हो चुके हैं, एसएसटी का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, हिंदी का पेपर हो चुका है। तो सभी पेपर में हमारे निशान की टेस्ट सीरीज से बहुत सारा मैटर एज इट इज छपा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग निशान के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकते हैं। बच्चा यहाँ पर आता है, उसको 100% मेहनत मिलती है और उस मेहनत की वजह से वो हर पेपर को परीक्षा के अंदर बहुत बेहतरीन करके आता है। अभी विज्ञान के अंदर भी मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, उन्होंने बहुत बढ़िया पेपर बताया है। तो आज बच्चों उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे और इस सॉल्यूशन के माध्यम से पता लग जाएगा कि आपने पेपर में कोई मिस्टेक करी है तो उसका आपको भली बात अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा टर्न होके तो आता ही है, क्योंकि 10th बोर्ड है भैया, 10th में लगभग 12-13 लाख बच्चे बैठते हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट होकर आता है। बाकी एज इट इज उसके आंसर बिल्कुल इजी है। तो अपन शुरू करते हैं बच्चों। ये देखिए आपके सामने स्लाइड पर माध्यमिक परीक्षा 2026 और इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन तो आपको मिलती है, जो आप सब समझदार हो, आपने देख ही ली होगी। तो पहला क्वेश्चन, टोटल 18 ऑब्जेक्टिव आते हैं बच्चों और टोटल 18 ऑब्जेक्टिव में से जो पहला क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था, देखो, कौन सी अंतर स्त्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे पूछा था कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो अपने शरीर में बच्चों अग्नाशय ग्रंथि वो है जो रक्त के अंदर ग्लूकोज का, शर्करा का या शक्कर का बोल लो अपनी भाषा में, तो उसका जो लेवल कंट्रोल करती है ना बच्चों, तो उसका आंसर यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने लिख दिया होगा, अग्नाशय। मैंने कहा था ग्रंथि से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसी का ये जवाब है, अग्नाशय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से आप सॉल्यूशन देख रहे हैं पूरा 10वीं के पेपर का। अब चलते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीव के अंदर द्विविखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। मैंने बोला भी था कि एक जनन की विधियों से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर प्लेन एरिया का आया था, पुनरुत्पादन वाला। तो इसमें उसने क्या किया बच्चों, विधि का नाम दे दिया, विधि का नाम द्विविखंडन। अब द्विविखंडन में अमीबा यहाँ नहीं है, देखो आप, अमीबा नहीं है इसके अंदर। जैसे अमीबा के अंदर भी द्विविखंडन होता है, लेकिन आपको पता होगा मैंने अमीबा के साथ लेशमानिया का चित्र सहित मैटर बताया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें इसका सही जवाब क्या लिखा होगा बच्चों, लेशमानिया। ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्लाज्मोडियम में तो बहुविखंडन होता है, प्लेनेरिया में पुनरुत्पादन होता है, केचुआ तो लैंगिक जनन करता है बच्चों। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो
ये क्रिया कहां पर होती है बच्चों? ये वायवीय श्वसन है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और आपको पता है वायवीय श्वसन का प्रोसेस कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब शुरू का जो मामला है ग्लूकोज अगर पायरुवेट में बदल रहा है तो बच्चों इसका आंसर कोशिका द्रव्य होगा, लेकिन यहाँ पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है भैयाओं? माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा, ये तो जस्ट उसने बुक के पीछे से क्वेश्चन उठाया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें अपन। देखो ये बहुत इजी, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अलैंगिक जनन आपने अमीबा में देखा, प्लाज्मोडियम में देखा, प्लेन एरिया में देखा, तो उसमें तो एक ही तो जीव भाग लेता है भैया। ये तो बहुत इजी है, इससे सीधा क्या होगा बताओ आप? तो इसका सही जवाब जो लिखना था ना, एक। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव। ठीक है बच्चों, आगे देखो आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। तो इसका आंसर सूक्ष्म जीवों की, तो इसका आंसर क्या है? अपमार्जक की। मैंने इस बार बोला भी था कि अपमार्जक से क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैंने टेस्ट सीरीज के पेपर में दिया भी था, पर मैंने ऐसे दिया था कि प्रकृति में अपमार्जक, तो उसका आंसर जीवाणु लिखना था वहां पर। तो वही अपमार्जक से रिलेटेड मैटर है जो जटिल पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अपमार्जक। उसके बाद देखो बच्चों, पीड़क नाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है जैव आवर्धन। ये कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बताया था मनुष्य किसी भी आहार श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। तो आज हमारे शरीर में इन पीड़कनाशी की सबसे ज्यादा मात्रा है, क्योंकि आगे बढ़ती जाती है आहार श्रृंखला के अंदर। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? जैव आवर्धन। अगला प्रश्न देखो, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों क्या कहलाती है? विक्षेपण। ये लगभग सभी ने कर दिया होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया था मैंने, जब प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म में से बाहर निकालने के बाद या निकलने के पश्चात वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, और ये क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? विक्षेपण। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। मैंने बोला था बच्चों से कि एक घटना का क्वेश्चन निश्चित आएगा। मैंने दिया था ना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो वो प्रकीर्णन पर आधारित प्रोसेस था। इसने पूछा तारों के टिमटिमाने का कारण, मैंने तारों के टिमटिमाने का फुल क्वेश्चन दिया है पेपर के अंदर आपको। तो इसका आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़िया तरह याद करवाया था आपको कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित 2 घटनाएं हैं, एक तो रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाना, और एक अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये देखो, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है बच्चों। ऐसा प्रश्न राजस्थान बोर्ड ने 2024 में पूछा, मैंने बच्चों को क्लास में हल भी करवा रखा था। इसमें क्या किया बच्चों, उसने यहाँ पर तो ए का मान दे दिया 3 और बी का मान दे दिया 7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। मैंने बोला था मात्रक से पहचानना। ओम मीटर क्या है बच्चों? प्रतिरोधकता। ओम क्या है? प्रतिरोध। अब वो क्या कर रहा है? लंबाई को दुगना कर रहा है। तो आपको पता है लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती। आपको मैंने पढ़ाया था कि लंबाई के प्रतिरोध समानुपाती होता है। लंबाई को दुगनी करोगे प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता का मान तो भैया बिल्कुल सेम रहेगा, प्रतिरोध का मान दुगना हो जाएगा। तो बच्चों ब इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने हल करवाया था क्लास के अंदर, ये उसी से रिलेटेड मैटर है। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगला प्रश्न। ये मैंने पूछा था, मैंने बोला था एक मात्रक 11वें पार्ट से निश्चित आएगा।
और उसने विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ लिया। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या है बच्चों? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। भीतर पूछा है उसने, भीतर। तो भीतर में आंसर क्या आएगा? दक्षिण से उत्तर। अगर बाहर होता ना बच्चों तो उत्तर से दक्षिण, तो इसमें कौन सा जवाब सही है? दक्षिण से उत्तर। ठीक है, मैंने बोला था फ्लेमिंग के वामहस्त का मैंने दिया था पेपर में, बस मैंने अंगूठा का पूछा था, अंगूठे का। इसने तो सारा ही दे दिया। और फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम तो मैंने क्लास में बढ़िया तरह याद करवाया था आपको। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा आरोपित बल की दिशा। देखो वही मैटर, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। तो जवाब क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। सारा सॉल्यूशन निशान डिजिटल ऐप पर देखो, बिल्कुल सटीक आंसर, ध्यान दो। चलो, ये बहुत इजी। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था मेजर में, पर मैंने जो दिया था ना बच्चों, मैंने जो दिया था, पहला ही क्वेश्चन था मेरे मेजर के अंदर जो हमने बांटे भी अभी सेंटर पे। मैंने क्या दिया था? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो जिस बच्चे को बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र याद है उसको फाइनली बिना बुझे हुए चूने का भी याद है। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें ऑप्शन CO दे रखा है, पर मेरे पेपर के हिसाब से इसका जवाब था CaOH। बोर्ड ने जो पूछा उस पेपर के हिसाब से इसका जवाब क्या है बच्चों? बिना बुझे हुए चूने का CaO। देखो मैंने पूछा था ना, मैंने क्या पूछा था बच्चों? बुझे हुए चूने का। तो बुझे हुए चूने के हिसाब से उसका जवाब क्या आना था? CaOH। पर पेपर ने क्या किया? बिना बुझे हुए चूने का। तो इसका जवाब क्या था? CaO। ये तो लगभग सभी ने लिख दिया होगा, पहले चैप्टर से क्वेश्चन था, बहुत इजी। ये देखो, ये उसने क्या किया? 2024 को रिपीट कर दिया भैया। 2024 में एक पहला प्रश्न था। अब देखो आप, वो क्या कह रहा है? Fe प्लस H2 तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। अब वो कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में Fe का गुणांक है। तो भैयाओं इधर Fe जितना है ना, उधर इधर भी Fe उतना ही होगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लास के अंदर जो पुराने वर्षों के पेपर मैंने क्लियर करवा रखे उसमें बता रखा है, ये सबने कर दिया होगा। चलो, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। मेरा विद्यार्थी इसको निश्चित रूप से करके आया, क्योंकि मैंने बढ़िया तरह बता रखा था कि ठंडे जल से जो धातुएं क्रिया करती है ना, वो सोडियम और पोटेशियम। बाकी तो कोई भाप से करती है, कोई गर्म जल से करती है। तो ठंडे जल में देखो Na इज द करेक्ट आंसर। Na आ गया भैया, सोडियम पोटेशियम, तो क्या लिखना था? Na। अगला देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग वाले मेरे जो टेस्ट सीरीज का हमने पहला पेपर लिया था बच्चों, उसके अंदर दिया था अभिक्रियाशीलता की क्रम एल्यूमिनियम जिंक Fe। मैंने एल्यूमिनियम जिंक Fe दिया था बच्चों, जो हमने लिया था 12 नवंबर। एल्यूमिनियम जिंक Fe। इसने क्या किया? इसने क्या किया बच्चों? इसने एल्यूमिनियम हटा दिया, जिंक और साथ में जैसे Fe मैग्नीशियम ये दे दिया। तो इसमें पोसो के में Ag पहले हाका 50 कोड वर्ड बता रखा है मैंने। तो पोसो के में Ag पहले, तो के में मतलब मैग्नीशियम पहले, जिंक उसके बाद, फिर Fe सबके बाद। तो इसमें देखो ना आप, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम Zn और उससे कम Fe। तो घटते क्रम का आंसर देना था बच्चों अपने को। तो घटते क्रम में आंसर जो अपने को देना था, तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? बी। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद जिंक उससे कम है और Fe सबसे कम है। ऐसा क्वेश्चन भी पहले बोर्ड में आ चुका है, हमारे टेस्ट सीरीज से मैच है। ये देखो आप, ये समूह, चारों के समूह मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा रखे थे। ये उसने 2025 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मैंने एल्डिहाइड का कीटोन का पूछा था हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, पर मैंने आपको याद सारे करवा रखे थे।
और इसका सही जवाब उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा। इसका सही जवाब है बच्चों सी डबल बॉन्ड OOH। अब इससे सीधा क्या होगा विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। ये तो बच्चा 8वीं 9वीं में ही पढ़ लेता है यार, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो ये 18 ऑब्जेक्टिव, देखो 18 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको। आप मिला सकते हैं आपके कितने सही, मैं तो उम्मीद करूंगा हमारे निशान के विद्यार्थियों के तो सारे सही हों। ये देखो मैंने पूछा था जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उसने पूछ लिया इसको रिक्त स्थान। मैंने हमारे टेस्ट सीरीज के बच्चों 15 दिसंबर वाले पेपर में पूछा था, भाग ब का पहला ही प्रश्न था कि जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। अब उसने इसको ऐसे दे दिया। बात वही है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसका आंसर लिखना था जैव प्रक्रम। अरे ये तो अपने 5वें पाठ का नाम भी है बच्चों। ठीक है, आगे देखो, अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर, मैंने बताया था आज हमारे पूरे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अमीबा तो एक कोशी के जीव है, उसके शरीर में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी है। मैंने बताया था आपको, जब भी अमीबा के शरीर में भोजन जाता है ना तो उसके चारों ओर एक अस्थायी आमाशय बन जाता है जिसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, खाद्य नामी, और उसमें पाचक रस होते हैं जो उस भोजन को पचा देते हैं, अमीबा का पोषण कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ क्या आना था बच्चों, या तो खाद्य रिक्तिका लिख दो या खाद्य नाली लिख दो, दोनों सही है। चलो, लक्षणों के वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, घुमाता है ना। देखो अपन बार बार एक क्वेश्चन की चर्चा करते थे, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जो है। अब उसको मेंडल पूछना तो था, पर उसने मेंडल को कैसे पूछा कि लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर है ग्रेगर जोहान मेंडल। आपने अगर केवल मेंडल भी लिख दिया होगा तो किसने। आगे देखो भैया, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। समान लिख दो, बराबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि आधे गुणसूत्र पिता से मिलते हैं, आधे गुणसूत्र माता से मिलते हैं, टोटल 46 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन के अंदर होता है समान, इसका करेक्ट आंसर। ये 2024 को रिपीट कर दिया बच्चों, मैंने क्लास में आपको इसको क्लियर भी करवा रखा था। इसका आंसर होगा Cl-। सूत्र पूछा है ना तो Cl- से लिखेंगे। आपने क्लोराइड भी लिख दिया होगा तो वो किस्मत है आपकी अगर वो सही करते, और Cl- से इसका आंसर है। नेटल में मेथेनोइक अम्ल, अरे अम्ल की सारणी का तो मैंने टोटल बोला था। चीटी में या नेटल में एक ही एसिड होता है मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल आना था इसका आंसर बच्चों। अब थर्ड पर चलते हैं, अति लघुत्रात्मक। ये देखो बच्चों, सभी अति लघुत्रात्मक से संबंधित क्वेश्चन आया था परीक्षा के अंदर। आप देखो क्या क्वेश्चन आया इसमें, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है, तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है, मेडुला। हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, बस मैंने ये पूछा था कि शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। ठीक है, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर है बच्चों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसमें क्या लिखना था, मैं लिख दूं यहाँ पर, देखो साइटोकाइनिन। उसके बाद दो अलग अलग लक्षणों के वंशानुक्रम में F2PD लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए। अब मैंने भी पूछा था इसको, पर मैंने कैसे पूछा था, द्विसंकर संकरण अनुपात बताइए, तो है तो वही मैटर भैया हो। आपने लिख दिया होगा इसमें 9:3:3:3।
क्योंकि अपने द्विसंकर संकरण में केवल लक्षणीय अनुपात ही है बच्चों, जीनी अनुपात नहीं है। ठीक है, वैसे 12-24 12-12 एक होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये बहुत इजी है बच्चों। आप देखो, एक लंबे और एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन सा लक्षण प्रकट होगा? तो लंबा होगा भाई, क्योंकि लंबा प्रभावी होता है। ये भी अपना टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, क्योंकि जो डोमिनेट होगा, जो प्रभावी होगा, वो दिखाई देगा, तो लंबा लिख दिया होगा सभी ने। ये मैंने मेजर में दिया था, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? अरे भाई, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने के लिए। ध्यान रखना, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना बच्चों, तो उसको ओजोन परत ही रोक रही है। बस यही लिखना था कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने के लिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित करना था भैयाओं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? देखो आप, इसके अंदर कैसे लिखना था? जैसे मान लो ये एक क्या है, दर्पण, कौन सा? अवतल। अब अपन इस अवतल दर्पण को कटे हुए खोखले गोले का पूरा भाग मान लें, तो इस गोले का जो केंद्र होगा ना प्यारे बच्चों, ये इसका वक्रता केंद्र। ये लिखना था, याद करवा रखा था आपको। यदि किसी दर्पण को कटे हुए खोखले गोले का पूरा भाग मान लें, तो उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद विद्युत चुंबक लेंस क्षमता, ये टेस्ट सीरीज में दे रखा था, वैसे आपको याद है। किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण एवं अपसरण करने की क्षमता, या वैसे भी लिख सकते हो कि लेंस की लेंस क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। विद्युत चुम्बक, ये 12वें चैप्टर से बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। परिनालिका के अंदर आप नर्म लोहे अथवा स्टील की छड़ रख दो और उसमें आप करंट को भेजो, फाइनली परिनालिका में करंट भेज दोगे आप, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, विद्युत चुम्बक बन जाएगी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? टेस्ट सीरीज में मैंने कैसे पूछा था, विद्युत परिपथ के अंदर अति भारण और लघु पतन की समस्या से कौन बचाता है? तो वो फ्यूज ही बचाता है। लिख दिया होगा आपने कि फ्यूज विद्युत परिपथ को अति भारण और लघु पतन से बचाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता जिससे, वो सारा इसके अंदर अपन दे सकते हैं। ये समीकरण तो बोर्ड ने मुझे लगता है फिक्स ही कर रखी है, ये हर साल देता है, 25 में भी आई थी। और इससे सीधा कुछ नहीं हो सकता। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगता हूँ, लास्ट तक इस समीकरण को लेकर चलता हूँ। उसने देखो क्या पूछा, शब्द समीकरण दे दी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसकी इक्वेशन लिखनी थी भैयाओं। और कैसे पूछा था? संतुलित, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है भैयाओं, इसमें कुछ नहीं करना। Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2। इसमें 1 2 3 4 कुछ लगा ना आपको, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का इक्वेशन दिया उसने। आगे ये वाला क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से पूरा छपा है, ये वाला, ये मैंने दिया था। कब दिया था बच्चों? आप चेक करें, 12 नवंबर वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर लघुत्रात्मक में 6 नंबर का। और मैंने भी यही दिया है कि उपरोक्त अभिक्रिया में y का सूत्र लिखो। तो y का देखो, यहाँ उसने x दे दिया, समीकरण बिल्कुल वही है। और मैंने भी सूत्र पूछा, उसने भी सूत्र पूछा, तो इसका आंसर क्या लिखना था? CaCO3। ये समीकरण आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ी है, ये समीकरण आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का कंप्लीट क्वेश्चन मिला है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, मैंने पूछा था तन्यता क्या होती है? सर्वाधिक तन्य धातु का नाम सोना। अब ये देखो, अभी मेजर में पूछा था आपसे, याद करो 26 जनवरी वाले पेपर, आर्नाल का पूरा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे, पूरा पूछा था। देखो, मानव पाचन तंत्र आर्नाल का नामांकित चित्र बनाइए, भोजन के पाचन में लार का महत्व बताइए।
ये पूरा क्वेश्चन आया था अभी मेजर में दिया था मैंने, आर्नाल का चित्र तुम्हारे मेजर के अंदर आया है। ठीक है, अब देखो साहब, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार क्या करती है, भोजन से मिलकर उसे चिपचिपा और लसलसा बनाती है। और लार में एक एंजाइम होता है बच्चों, लारीय एमिलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। बस इतना सा। ठीक है, उसके बाद पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसमें आप वृद्धि हार्मोनों के बारे में लिख दो। भाई पौधों के अंदर जो रासायनिक समन्वय होते हैं ना बच्चों, वो वृद्धि हार्मोन। ठीक है, जैसे गतियों के बारे में भी दे सकते हैं अपन इसके अंदर, पर हार्मोन से रिलेटेड मैटर अपन वहां पर लिख सकते हैं। जितने भी वृद्धि हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, तो अपन उसके अंदर दे सकते हैं उस मैटर को। तो वो रासायनिक समन्वय से संबंधित मैटर हो गया। उसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य बताइए। तो आप अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, गर्भाशय, योनि, इनमें से किसी का भी कार्य लिख सकते हैं। जैसे अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जैसे गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन होता है, जैसे फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। कोई भी 2 प्रोसेस लिख दो, वो अपन वहां पर उत्तर मिल जाए, हो गया आपका। उसके बाद देखो, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक क्यों होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, क्योंकि कोई भी आहार श्रृंखला जो होती है ना बच्चों, तो सूर्य की ऊर्जा जैसे सबसे पहले उत्पादक में आ गई, तो फिर वो उत्पादक से आगे उपभोक्ता में जाएगी, फिर वो वापस लौटकर उत्पादक में नहीं आएगी। आज मान लो घास की ऊर्जा सपोज करो, सूर्य की ऊर्जा घास में चली गई, अब घास से वो टिड्डे में चली गई, टिड्डे से वो मेंढक में चली गई, तो फिर वो लौटकर मेंढक से वापस टिड्डे में नहीं आएगी, एक ही तरफ फ्लो होता है उसमें। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पादक में चली गई, उत्पादक से वो शाकाहारी में चली गई, शाकाहारी से वो मांसाहारी में चली गई, तो उसका फिर उधर से मूवमेंट नहीं होगा, इस वजह से वो एक दिशात्मक होता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, बहुत इजी लिख दिया होगा आपने, एक तो पक्का मैंने बोला भी था, वाहनों की हेडलाइट के अंदर अपन इसको काम में लेते हैं, दांतों के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसको काम में लेते हैं, शेविंग दर्पण के लिए इसको काम में लेते हैं, सोलर कुकर में इसको काम में लेते हैं, कोई भी तो लिख। आगे देखो बच्चों, निम्न विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाने थे। प्लग कुंजी खुला पूछ रहा था, कुछ भी नहीं करना था, कोष्टक खुला दिया है उसने ब्रैकेट में, यहाँ अगर पॉइंट लगा दोगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद धारा नियंत्रक में आप दोनों तरह से दे सकते हो, ये देखो दोनों है आपकी किताब के अंदर, एक धारा नियंत्रक का ये, वैसे परिवर्ती प्रतिरोध का होता है, और आपके बुक में तो दोनों के बीच में अथवा लगा रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी बना दोगे, मैं भी सही। चलो, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों या उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं? हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों कंप्लीट। बस मैंने केवल ये पूछा था कि घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत परिपथों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखो पूछा था मैंने हमारे कितनी तारीख वाले पेपर में, 4 जनवरी वाले पेपर में, कि घरों में विद्युत व्यवस्था समांतर अथवा पार्श्व क्रम में क्यों की जाती है। तो उसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि समांतर अथवा पार्श्व क्रम के अंदर अगर अपन सभी उपकरणों को घर में जोड़ देंगे ना, तो उनको समान वोल्टता प्राप्त हो जाएगी, 220 वोल्ट। दूसरी बात, सभी को चलने के लिए अलग अलग विद्युत धारा मिल जाएगी। तीसरी बात, अगर किसी एक उपकरण में कोई खराबी आ गई ना, तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखना था कौन से क्रम में जोड़ता है, समांतर क्रम में, उसका डिटेल लिख देना था बच्चों। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 3 से दिया है कि निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है। वैसे इसमें अगर आप भर्जन का भी लिख देंगे, ये भर्जन ही प्रोसेस है बच्चों, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर क्या है, क्योंकि जिंक सल्फाइड यानी कि सल्फाइड अयस्क की अपेक्षा ऑक्साइड अयस्क से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
जिसने मेरे रजिस्टर के पूरे नोट्स पढ़ रखे होंगे निशांस के स्टूडेंट ने, उसको ये लिखा हुआ मिलेगा रजिस्टर के। मैंने लिखवा रखा है कि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड की अपेक्षा धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान है, क्योंकि इसके बाद सीधा उसका कार्बन से अपचेक करा देंगे, अपने को धातु मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है रजिस्टर के अंदर, बट अगर आप वर्जन का प्रोसेस भी लिख देते हो तो वो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, उसके बाद देखो नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी थी प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन अणु का मतलब N और N। अब इनके पास 5-5 होते हैं ना बच्चों, तो 3-3 चाहिए, 1 2 3, दो इधर, यहाँ 1 2 3, तो फिर इसके पास हो गए 8, इसके पास हो गए 8। ये बनानी थी प्यारे बच्चों, हो गए ना 8-8। ये नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये चौथे चैप्टर से बनवा रखे हैं सारा पूरा रजिस्टर। हमारा जो रजिस्टर है उससे रिलेटेड मैटर है सारा। इस बार तो आधे नंबर का क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं है, ये बहुत बढ़िया हुआ है इस बार। अब नहीं, आगे देखो बच्चों, कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके 2 लाभ। अरे भाई, जिन पौधों में बीज ही नहीं बनेंगे तो आप उनको कैसे उगाओगे, या उनके बीज से नया पौधा नहीं बन पाएगा तो फिर आप उगाने के लिए उसकी काया कोई तो लगाओगे। आप इसमें केले का उदाहरण दे सकते हैं, आप इसमें गन्ने का उदाहरण दे सकते हैं, आप इसमें गुलाब का उदाहरण दे सकते हैं, हालांकि इनमें कुछ में बनते हैं लेकिन जल्दी उगाने के लिए भी उसको यूज किया जाता है। 2 उदाहरण आप इसमें कुछ भी दे सकते थे बच्चों। ठीक है, अथवा में पूछा था, देखो बोर्ड के ये घुमाकर आता है, ये डायरेक्ट नहीं दिया उसने, बीजाणु जनन से क्वेश्चन है बच्चों। अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फायदा होता है? तो उसको फायदा क्या होता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि कवक राइजोपस इसका जो है एग्जाम्पल है, तो उसके जो सिरे हैं ना बच्चों, वो फूलकर इस प्रकार से बीजाणु धानी बना देते हैं, और इन बीजाणु धानी में बीजाणु बनते हैं बच्चों। तो पहली बात तो ये कि उन बीजाणुओं की इस बीजाणु धानी से सुरक्षा हो जाती है। कहने का मतलब वो पूछ रहे तो उससे उसे क्या फायदा होता है, उसके बीजाणु नष्ट नहीं होते, क्योंकि बीजाणुओं के चारों ओर एक आवरण होता है जो उन बीजाणुओं की सुरक्षा करता है। दूसरी बात बच्चों, बीजाणु हल्के होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, वहां वो अंकुरित होकर प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। ये सवाल बिल्कुल हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर से आया है, पर थोड़ा सा मैंने संख्या तो बदल देता है बच्चों बोर्ड, ये हमने हमारी बुकलेट में भी दे रखा है, इस बुकलेट के अंदर भी मैंने ऐसा सवाल दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। पृष्ठ संख्या मैं बता दूं आपको, निशान की बुकलेट से संबंधित क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी दिया था, हालांकि मैंने ये सवाल जो दिया था, इस सवाल को हमने निशान की टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन दिया था, और कहीं ना कहीं आपको संख्या में थोड़ा सा अंतर नजर आ जाएगा कि भाई संख्या इसकी थोड़ी सी अलग है, संख्या में थोड़ा सा फेरबदल है, और बुकलेट में भी पृष्ठ संख्या 35-36 पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो, मैंने हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में जो क्वेश्चन दिया था, कब दिया था बच्चों, मैं बता दूं आपको, 4 जनवरी वाले पेपर में। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 400 की जगह 800 कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए, अब मैंने बोला था ऐसा माह आएगा बच्चों जिसमें 30 दिन होगी, ये देखो इसमें सितंबर माह आ गया, सितंबर माह 3 नंबर का सवाल था बच्चों। पहले 800 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, देखो इधर, तो ये कितना हो गया, 3200 वाट घंटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना था भैया, अपने को ये 1 दिन की निकली, अब अपने को 30 दिन की निकालनी थी।
तो भैया 3200 को 30 से आपको 60 से नहीं 30 से गुणा करना था, क्योंकि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अब उसका जो भी मान आएगा वो मान काय में आएगा बच्चों? जैसे 30 से अपन इसको गुणा कर लेते हैं तो 0 0, 30 दूनी 60, 0 30 दिया 90 और 6 96। ये होगा ना बच्चों? 0 0 0 0 0, उसके बाद 30 दूनी 60 तो 0 हो गया ना, 6 बच गया, 30 दिया 90 और 90 और 6। अब इसमें अपन कितने का भाग देंगे बच्चों? ये वाट घंटे में ना, तो इसमें अपन 1000 का भाग, तो 1000 का भाग देने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा? 96। अब 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों? 2 रुपए। तो आप क्या करना था? आपको 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और वही उसका आंसर। बहुत इजी था, देखो टेस्ट सीरीज से मिला है कंप्लीट। 800 को अपन ने पहले किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 4, 8 की जगह उसने क्या किया? इसको बढ़ा दिया, उसको घटा दिया, ठीक है। तो ऐसा, और उसके बाद का जो सवाल अपने को दिया था तो ये मिश्रित संयोजन का सवाल था भैया। पहले तो इनका निकालो आप, फिर आप तीनों का निकालो। मैंने बताया था ये तीनों पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में है बच्चों। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3 इसका एलसीएम हो गया, तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 बराबर 1। इसका आ गया ना 1 ओम। अब ये तीनों कौन से क्रम में जुड़ गए बच्चों? श्रेणी क्रम में। तो 1 + 1 + 2 बराबर 4। अब वो अमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है भैया। अमीटर किसका मापन करता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का पूरा सवाल अभी हुआ नहीं है। विद्युत धारा का मापन करता है तो ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR। तो I बराबर V/R। तो V कितना है बच्चों? 8 दे रखा है ना, और R कितना दे रखा, ज्ञात किया अपन ने 4। तो 8/4 बराबर 2 एम्पियर इसका उत्तर। अब जिसने अगर बाद का प्रोसेस नहीं किया होगा तो 3 नंबर के सवाल में उसका हो सकता है 2 दे दे, 1 काट ले। फिर अगर आपकी किस्मत बढ़िया है तो 3 ही दे दे। पर मैं तो कहूंगा कि इसके ऊपर का जो सवाल था वो बहुत इजी था, ठीक है। और बोला भी था मैंने 11वें चैप्टर से एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से आएगा। ये देखो साहब, ये पहले पार्ट से था, विस्थापनीय अभिक्रिया से संबंधित मैटर था, Pb + CuCl2। तो ये X क्या है बच्चों? X का रासायनिक सूत्र लिखना था PbCl2, लेड क्लोराइड। उसके बाद संयोजन वियोजन स्पेशली बोला था मैंने। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अरे भाई, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है और संयोजन में अभिकारक जुड़ते हैं। भाई विपरीत क्यों नहीं कहेंगे? आप देखो C+O2, तीर का निशान CO2, तो ये संयोजन हो गया। और मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, ये दूसरी रिएक्शन CaO + CO2, तो ये वियोजन हो गया ना। तो वियोजन को अपन संयोजन के विपरीत क्यों कहते हैं? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है और संयोजन में अभिकारक जुड़ता है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट है, वही मैटर। दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। तो ये कितना सीधा है देखो आप। और संयोजन वियोजन तो मैंने बोला भी था कि आएगा इस बार, और मैंने दिया भी था। संयोजन वियोजन तो मैंने मेजर के अंदर भी दिया था बच्चों। संयोजन ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने बांटे भी, उसके अंदर है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। दोनों का एक एक उदाहरण, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा में देखो, अगर आप ये नहीं करो तो ये वाला, ये देखो मेजर के अंदर से पूरा मैंने ये इनको भी हटा दिया था, बोर्ड ने ये तो दे दिया, कितना इजी कर दिया। ये अपने मेजर के अंदर से कंप्लीट क्वेश्चन रिलेटेड है। ये वाली समीकरण मैंने रिक्त स्थान में दी थी, इसमें लाइन में पूछ ली। मैंने भी यही पूछा था जो अपन ने अभी मेजर लिया था ना, कितनी तारीख को? 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को। तो उसमें मैंने यहाँ पूछा था डैश डैश डैश। उसने क्या पूछा अभी? उसने पूछा X का रासायनिक नाम और सूत्र, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर यहाँ पर देना था वो देना था, यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिखना था C6
H12 और O6 और ये क्या है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज। ये समीकरण वैसे प्रकाश संश्लेषण की है, पर ये यहां पर इसने फर्स्ट चैप्टर से पूछी है, जो मैंने किसमें बताई थी आपको याद होगी। ये जो इक्वेशन अपन ने देखी थी, ये रिएक्शन, इसकी उल्टी रिएक्शन अपन ने श्वसन में देखी और ऐसी रिएक्शन अपन ने प्रकाश संश्लेषण में देखी। ठीक है, प्रश्न था, दूसरा भाग था अथवा था, तो इसमें क्या था कि जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड वाई पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है, तो वाई का नाम बताना था। किसका नाम बताना था बच्चों, वाई का नाम। तो ये क्वेश्चन जो था ना वो चैप्टर नंबर 1 के जल के वैद्युत अपघटन वाले एक्सपेरिमेंट से था। और इसमें आपको बढ़िया तरह पता है कि कैथोड और एनोड दो चीजें होती है। अब मैंने इसको बच्चों को कैसे समझाया था, अपन ने इसको इस प्रकार से देखा था कि बच्चों को जो समझाया गया था वो कैसे समझाया गया था कि जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है, खुद धन होती है, और कैथोड क्या होता है बच्चों, ऋण होता है। तो हाइड्रोजन गैस कहां पर जाएगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऋण होती है। ठीक है, और एनोड क्या होता है, धन होता है। तो ऑक्सीजन कहां जाएगी आपकी, एनोड पर। तो वो क्या पूछ रहा है बच्चों इसके अंदर कि कार्बन इलेक्ट्रोड वाई पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है, तो वाई का नाम लिखो। तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, धन। तो फिर इसमें जो वाई का नाम लिखना था ना, वो क्या लिखना था इसके अंदर बच्चों, वाई का नाम इसमें क्या देना था कि वाई क्या है यहाँ पर, कैथोड। निम्न यौगिकों के नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न बच्चों मैंने मेजर में भी दिया था, और मैंने मेजर में 2 ही पूछे थे इसके, बस थोड़ा सा अलग आ गया इसके अंदर। बाकी ऐसा क्वेश्चन जैसे मैंने भी यही पूछा था, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम में जैसे यहाँ पर वो क्या दे रहा है बच्चों, देखो Cl, तो इसमें तो ये पूर्व लग्न है बच्चों, तो क्लोर, और कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका नाम क्या लिखना था, क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखना था, क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद देखो बच्चों ये वाला देखो, इसमें ये कीटोन है, अब इसमें भी कार्बन 3 ही है, तो कीटोन का क्या होता है, ओन, तो फिर प्रोपेन में अपन क्या लगा देंगे, ओन। तो फिर इसका सही जवाब क्या है, प्रोपेन। उम्मीद करता हूं आपने यही लिखा, इसका प्रोपेनॉन और इसका क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद देखो बच्चों क्या होता है, अब इसमें केवल रिएक्शन लिखनी थी, ये थोड़ा सा कठिन था, पर इसके बाद अगर अपन देखें तो इसके ऊपर वाला इजी था, ये आप लिख सकते हैं आराम से। ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि इसमें वो रिएक्शन ही मांगा। जैसे पहली रिएक्शन किसकी मांगी बच्चों, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल की जो अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे ना बच्चों, तो आप देखो इसके अंदर जैसे ये एथेनोइक अम्ल, ठीक है, प्लस प्लस अब इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब क्या बनेगा बच्चों, CH3COONA, सोडियम एसिडेट प्लस H2O प्लस C। ये सेम वही है चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से, जब मैंने पढ़ाया तो उस समय में तो ऐसे बताता था आपको, ये देखो अम्ल की क्रिया आपने धातु कार्बोनेट से करा दी, लवण बन गया, जल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। उसके बाद अगली रिएक्शन क्या पूछी भैया उसने, एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, तो इसमें तो सीधा ये लिखना था C2H5OH, यहां लिखना था अम्लीकृत K2Cr2O7, और इसके साथ यहां पर सीधा लिख देना था CH3COOH। मैंने दिया था ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी रिएक्शन क्या पूछी भैया, एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये एक बार पुनः
एथेनोइकम प्लस NaOH क्षारक है मित्रों है, तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम एसीटेट प्लस H2। ये भी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, अम्ल क्षारक की क्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, समीकरण आप इसके ऊपर वाला कर सकते थे, वो इजी। ठीक है, आगे चले अपन। आगे देखो बच्चों, वैसे ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। मैं उम्मीद भी करता हूं कि हमारे निशान के बच्चों के बहुत शानदार अंक होंगे। आप पूरा निशान डिजिटल ऐप से चेक कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन सेक्शन डी, ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है भैया। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। अब मानव का पाचन तंत्र का चित्र बच्चों बहुत इजी है, आपको आता है बनाना, बना दिया होगा, हमने टेस्ट सीरीज में दिया भी था भैया। आप अपने हिसाब से इसे रोटेट करके आ सकते हैं, देख लीजिए। इस प्रकार से आप पाचन तंत्र का डायग्राम वहां पर दे सकते हैं। अपन ने शुरू से इसके लिए तो बहुत मैटर बोला भी था कि यार बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अपन ने मेजर में इसको दिया भी है। ये देखो, इस प्रकार से आप पाचन तंत्र का चित्र वहां पर बनाकर आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, वैसे 4 का था, और 4 में भैया 2 नंबर का तो केवल चित्र था। मजा आ गया आपको। आप देखो, ये जो हमारी ये आमाशय है, ये लार सॉरी मुख से रिलेटेड मैटर हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, ये हिंट दिया है, वैसे आपको सबको बनाना आता है। वो इसमें नीचे क्या पूछ रहा है, देखो कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपने जमा कर लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था पचित भोजन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम के अंदर रुधिर कोशिकाएं होती है, उनमें ब्लड होता है, वो भोजन का एब्जॉर्प्शन करेगी और साथ में ब्लड उसको पूरे शरीर में ले जाएगा। बस इतना सा ही लिखना। ये लास्ट ईयर 2025 में भी आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था भैया हो कि मानव श्वसन तंत्र का, अथवा इसमें से दोनों में से एक कर सकते थे आप, पर मैं उम्मीद करता हूं हमारे विद्यार्थियों ने ज्यादातर ऊपर वाला किया। ठीक है, उसके बाद मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो भैया इसमें फेफड़े वाला डायग्राम बनाना था। कौन सा डायग्राम बनाना था, फेफड़ों वाला। श्वसन तंत्र का भी अपन ने टेस्ट सीरीज के अंदर दे रखा है। आप देखो, इसका जो चित्र बनाना था भैया, ये देख के वैसे बना दिया होगा आप लोगों ने, इस प्रकार का इसका चित्र बनाना था। ये देखो, और पेपर ने इसमें क्या पूछा बच्चों, नाम आपको सब पता है। पेपर ने इसमें क्या पूछा, फेफड़ों का कार्य। तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ही फेफड़ों में होता है। कुपिका कोश, ठीक है, इधर से क्या नाम से कुपिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि फुफ्फुस क्या करते हैं, फुफ्फुस वायु का अवशिष्ट आयतन बनाए रखते हैं। फुफ्फुस क्या करते हैं, वायु का अवशिष्ट आयतन बनाए रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के को बाहर निकालने के लिए समय मिल जाता है। क्योंकि वो यही पूछ रहा है, देखो आप, वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य को समझे। तो आप चाहो तो इसमें श्वसन की पूरी क्रियाविधि लिख सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं लिखेंगे और इतना सा लिख देंगे कि फुफ्फुस वायु का अवशिष्ट आयतन बनाए रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के कुपिकाओं को ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए, ठीक है, और उनको CO2 को बाहर निकालने के लिए उसको समय मिल जाता है कुपिकाओं। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे आया था बच्चों, 5वें पार्ट से।
आगे देखो ये 9वें चैप्टर से क्वेश्चन था, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज से संबंधित मैटर है। मैंने बोला था दर्पण का आवर्धन, लेंस का आवर्धन सेम परिभाषा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित है। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम में मैंने टेस्ट सीरीज के पेपर में दे रखे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये प्रतिबिंब बहुत इजी दे दिए भैया, तुम्हें तो आनंद आ गया हो। थोड़े इसके आगे के जो पांच प्रतिबिंब में दोनों दर्पण के, दोनों लेंस के, वो थोड़ा सा एक दर्पण के एक लेंस के, वो थोड़े से कठिन है। अब इसमें तो उसने उत्तल दर्पण वाला, मैंने दूसरा वाला पूछा था उत्तल दर्पण वाला, याद करो आप टेस्ट सीरीज के अंदर। अब इसने तो सीधा सा पूछ लिया भैयाओं कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जब बिंब अनंत पर हो। तो देखो ना भाई, इससे सीधा क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपने इसे तो बना ही दिया होगा। उत्तल दर्पण दे रहा है भाई, वो उत्तल दर्पण। तो आप देखो ये उत्तल दर्पण, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष। अब बिंब को कहां रख रहा है, वो अनंत पर। अब आपको पता है समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी ना, उसको ये फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो ये इधर केंद्रित होती हुई प्रतीत होगी। बस ये बताना था। ठीक है, उसके बाद अगला जो दिया क्वेश्चन इसके अंदर, अगर आप ये नहीं करें तो अथवा देख लेंस सूत्र कंप्लीट। मैंने दोनों सूत्र आपको याद करवा दिए थे। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र होता है। और ये पूछा था मैंने देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा था बच्चों। मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था कि गोलीय लेंस के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में व्याप्त संबंध लिखो। 4 जनवरी 2026 वाले पेपर दे दो, आपके लिए इजी कर दिया उसने, तो डायरेक्ट दे दिया लेंस सूत्र लिखो। तो लेंस सूत्र सीधा सा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके बाद स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। बार बार मैं आपको एक बात बताता था, स्नेल के नियम से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों ने, जब मैंने पूछा था ना इसको मेजर के अंदर, तो दोस्तों ने मेरे से बोला भी था कि सर स्नेल का नियम, तो मैंने बोला स्नेल का नियम जो होता है वो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है 4 जनवरी वाले पेपर में, और उसमें नीचे यही पूछा है कि स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम बच्चों अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम। और क्या लिखना था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात का मान सदैव निश्चित होता है। आप अगर वहां पर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक लिख देंगे ना, तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखो आप ये प्रतिबिंब भी बहुत इजी आ गया। देखो उत्तल लेंस का कहां का, जब बिंब कहां पर हो? अनंत पर। बताओ आप, इससे इजी क्या हो सकता है भैया? किस्मत बहुत बढ़िया आपकी। देखो उत्तल लेंस का पूछा है उसने, उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। तो मैं बता दूं, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो उत्तल लेंस का पूछा बच्चों, तो उत्तल लेंस में चलो आप, ये देखो ये उत्तल लेंस, ठीक है, और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ये डिजाइन बनवाता हूं मैं हमेशा। अब अनंत पर है बच्चों, तो आप यहां पर लिखोगे अनंत।
अब उत्तरलेंस का पूछ रहा है भैया, तो उत्तरलेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, तो फिर ये केंद्रित कर दिया। देखो यहाँ पर लिख देंगे एफ लिख दोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ उत्तरलेंस का अनंत वाला, एक उत्तरलेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जब बिंब अनंत पर हो। आपको पता है अनंत से जो भी प्रकाश आता है मुख्य अक्ष के समांतर आता है। ठीक है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 20। ब्लूप्रिंट कंप्लीट फॉलो किया राजस्थान बोर्ड ने। मैं धन्यवाद दूंगा बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर को कि उन्होंने कंप्लीट ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। इस वजह से बच्चा थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं हुआ। जैसे बोर्ड ने बोल दिया था कि सेकंड चैप्टर से, नवे चैप्टर से और फिफ्थ चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे 18, 19, 20, तो वही नहीं है। जिसने भी पेपर बनाया ना उसने बोर्ड के ब्लूप्रिंट को कंप्लीट फॉलो किया। निशान क्लासेस की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब ब्लूप्रिंट बदल जाता है ना तो बच्चा थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन और देख लो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए और जल की अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखो। निशान के विद्यार्थियों ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। इसके बाद वाला तो उसको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, अथवा वाला, लेकिन ये तो बहुत इजी है। ये तो अपने टेस्ट सीरीज के अंदर दिया था पहले पेपर के अंदर 12 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप जल मिलाते हो तो जिप्सम बन जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है, कठोर और मजबूत पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। तभी तो हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अब इसकी रिएक्शन मांग रहा है वो, तो रिएक्शन में ये लिखनी थी CaSO4 0.5 H2O प्लस प्लस डेढ़ H2। तीर का निशान CaSO4 0.2 H2। देखो ये क्वेश्चन मैंने 12 नवंबर वाले पेपर में दे दिया था भैया। 12 नवंबर वाले पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा था मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखो और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया के समीकरण लिखते हुए इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बताओ। भैया देखो जल के साथ रिएक्शन और ये रही ना समीकरण, बहुत इजी है सा। CaSO4 0.5 H2 प्लस डेढ़ H2, तीर का निशान CaSO4 0.2 H2। 4 नंबर का बहुत इजी, पूरे 4 में से 4 मिलेंगे निशान के विद्यार्थी। उसके बाद अथवा में क्या पूछा भैया, जलीय कॉपर सल्फेट और धोने के सोडे के क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन के जल के आधार पर विभेद कीजिए। ये क्रिस्टलन जल से है भैया, ये क्या है, ये जलीय कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, धोने का सोडा। तो जलीय कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 0.5 H2O, नीला थोथा, ब्लू आइड। और धोने के सोडे का सूत्र आपको पता है Na2CO3 0.10 H2O। तो इनमें भैया अंतर यही तो है, इसमें क्रिस्टलन जल के 5 अणु होते हैं और धोने के सोडे में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। यही है, ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन दे दिया उसने। हम उन्होंने बच्चे को पढ़ाए नहीं जाते लेकिन बच्चे इनको कर देता है। और वो आगे क्या कह रहा है, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसके गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। भैया क्रिस्टलन का जल उससे अलग हो जाएगा, ये 5H2O के अणु उससे बाहर चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी क्रिस्टल को आप गर्म करोगे ना तो उसमें जितना भी क्रिस्टलन जल है वो उसका भाप बनकर बाहर चला जाएगा और उसके गुण में अंतर आ जाएगा। इसको जो नीला रंग दे रखा है भैया वो जलने तो दे रखा है, लेकिन अगर आप उसको गर्म करोगे, देखो कह रहा है क्रिस्टल का रंग सफेद हो जाएगा, क्रिस्टल का रंग श्वेत हो जाएगा। तो ये लिखना था वहां पर। अंतर इन दोनों में क्या है, इसमें जलीय कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के, इसमें 10 अणु होते हैं। अब अपन इसको गर्म करेंगे तो क्रिस्टलन का जल उससे बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल का रंग श्वेत या सफेद हो जाएगा।
ये निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से बच्चों आज जो राजस्थान बोर्ड ने पेपर लिया ना, उस पेपर का कंप्लीट मैंने साइंस का सॉल्यूशन करवा दिया और प्रत्येक बच्चा अपने नंबर का आकलन कर सकता है कि मेरे कितने नंबर आएंगे। निशान में तो बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। मैंने फिर कहा है आपसे, इस बुकलेट जो हम बच्चों को देते हैं, इस बुकलेट के आप जो 34, 35, 36 नंबर का प्रश्न है साइंस का, आप उसको चेक करें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के 4 पेपर में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे इस बोर्ड के रजिस्टर्ड पेपर के अंदर और बच्चों में आपको बता दूं, आने वाले पेपर भी जो अपने होंगे, जैसे गणित का होगा 10वीं क्लास का, उसके बाद संस्कृत का होगा, जो हो गए 12वीं के भी जो हो गए और जो होंगे 12वीं के अंदर भी, जैसे मैथ्स का बाकी है, केमिस्ट्री का बाकी है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के अभी तीनों पेपर बाकी है, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, एग्रो बायो का। आर्ट्स में भी अपने यहाँ पर अभी कुछ पेपर बाकी है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना निशान की, उसमें से लगभग सभी क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। और निशान में भैयाओं सभी क्लासेस के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। सेशन अपना जो होगा आगामी 2026-27 के लिए, तो आप प्रयास करें, कहीं ना कहीं मेहनत परफेक्ट है, कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे को यहाँ पर दी जाती है। अंतिम समय तक भी निशान पूरी तरह उस बच्चे के साथ होता है कि यार वो पेपर बहुत बढ़िया करके आए। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको ऐप पर दिए जाते हैं, यूट्यूब पर दिए जाते हैं। आप उनको चेक करें, अपने नंबर का आकलन करें कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी उस चीज को शेयर करें, वो भी अपना पेपर चेक कर सकते हैं अपने निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से, क्योंकि हम पूरी तरह निशान आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हम बच्चे को किसी प्रकार की आने नहीं देते, उसकी हर चीज अपन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये पूरा पेपर 20 क्वेश्चंस का, वैसे ऑप्शन 18 थे, रिक्त स्थान 6 थे और साथ में एक लाइन वाले 12 थे। तो ये पहले भाग में तीन भागों में ये क्वेश्चन थे, उसके बाद 20। ये कंप्लीट मैंने आपको बच्चों यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, जुड़े रहिए बच्चों निशान डिजिटल ऐप से, निशान से जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू बच्चों।